प्रणाम, जय जिनेंद्र। बहुत बहुत स्वागत आपका फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल शासन राग और जागो जैनो जागो इस सीरीज़ के एपिसोड 2 में। पिछले सप्ताह के रिकॉर्डिंग में हमने विशेष विवेचन किया था मैदे के ऊपर। उस वीडियो को आप सब ने बहुत प्रेम दिया, उसके लिए खूब खूब अनुमोदना आपके सम्यक ज्ञान की रुचि की। ऐसे ही वीडियो को लाइक शेयर करवाते रहिएगा, जिससे चैनल जितने भी ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें उतने ज़्यादा से ज़्यादा साधर्मिक भगिनी और बंधु सम्यक ज्ञान के प्रकाश में आते रहेंगे। अब आज एक नया विषय लेकर मैं आपका साधर्मिक बंधु पुनः एक बार उपस्थित हुआ हूँ आप सबके समक्ष। इस विषय को प्रारंभ करने से पूर्व कुछ छोटी मोटी बातों का जिक्र अवश्य से करना चाहूँगा। ये दिखने में बहुत छोटी मोटी बातें हैं, हम बहुत उपेक्षा की दृष्टि से दिखते हैं, किंतु इन छोटे पैकेटों को हम बड़े धमाके बोलते हैं। तो धमाका नंबर 1, नॉर्मली हमारे यहाँ मान्यता है कि ग्रीन डॉट देखेंगे या ग्रीन लेबल देखेंगे तो उस प्रोडक्ट को हम वेज मानते हैं, जबकि आज के ज़माने में व्याख्या ग्रीन डॉट की केवल इतनी ही है कि यूएसए मतलब अमेरिका जिन चीज़ों को वेज मानता है, वेज की कैटेगरी में उनका समावेश करता है, उन सारी ही प्रोडक्ट्स के ऊपर ग्रीन लेबल लगता है। मतलब उदाहरणार्थ उनके लिए तो अंडा भी वेज ही है, तो वो लोग अंडा वाले प्रोडक्ट्स जो है उसके ऊपर भी वो लोग ग्रीन मार्क बहुत इजीली कर देते हैं। ये हमारे लिए बहुत झटकादायी सत्य होगा, किंतु ये कटु सत्य इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च कर चुके हैं, बहुत सारे रिसर्चर्स भी रिसर्च कर चुके हैं, बहुत सारे साधु भगवान भी रिसर्च कर चुके हैं, और राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ये प्राप्त किया गया है। इसका मतलब ये काफ़ी विश्वास पात्र माना जा सकता है। अब झटका नंबर 2, नेचुरल, जहाँ जहाँ पर नेचुरल शब्द लिखा होता है प्रायः कर हम वहाँ पे बह जाते हैं और उस प्रोडक्ट को ख़रीदना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन नेचुरल शब्द का अर्थ केवल इतना नहीं है कि किसी वनस्पति में से या कोई हर्बल प्रोडक्ट में से उसका एक्सट्रैक्शन किया गया है, जबकि इसके बदले नेचुरल शब्द का अर्थ बड़ा ही विस्तृत है। इस अर्थ की व्याख्या में अनंत काय में से भी अगर कोई एक्सट्रैक्ट किया गया हो तत्व तो वो भी समाविष्ट हो जाएगा। और इसके साथ साथ नेचुरल मतलब इन मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए तो प्राणी भी, पशु भी नेचुरल ही है। मतलब मानो कि वे यदि किसी 2 इंद्रिय या 3 इंद्रिय जीव में से कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो क्योंकि नेचुरली अवेलेबल है जीव, इसके लिए भी नेचुरल, जैसे इसी सीरीज़ में मैं आगे कुछ ऐसे कलर्स की वगैरह की बात करूँगा जहाँ पर लेबल लगाया जाता है नेचुरल, लेकिन वो नेचुरल पाए जाते हैं प्राणी के तत्वों में से आया जाता है, मतलब प्राणी के अवयवों में से या प्राणी के अंगों में से निकाला जाता है वो कलर। सो ये भी हमारे लिए काफ़ी एक झटकादायी सत्य होगा। अब झटका नंबर 3, प्रत्येक एमएनसी कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालती है जो एक्चुअली किसी को भी मार्केट में ज्ञात नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका मोनोपोली बचा रहे और इनका कंपटीशन बढ़े नहीं, उस कारणवश ये खास ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स का प्रोसेस किया जाता है। ये सिर्फ टॉप कुछ पदाधिकारियों को ही 5-6 लोगों को पता होता है, बाकी तो कभी कभी उनके खुद के जो एम्प्लॉयज़ है तो उनको भी ये चीज़ ज्ञात नहीं होती। मतलब हमको तो ज्ञात होने का प्रश्न ही नहीं उठता। और सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स अभी एमएनसीज खुद ही बोलती हैं कि हाँ, हम सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स तो प्रयोग करते ही है, क्योंकि अगर हमने उन इंग्रेडिएंट्स को सीक्रेट नहीं रखा तो जन समूह इन प्रोडक्ट्स को ख़रीदना ही बंद कर देगा। इसके लिए हमें कुछ तो अपने भी बोलता ना, जैसे कुछ सीक्रेट फार्मूलाज तो हम अपने खुद के नीचे काम करने वाले वर्कर्स को भी हम नहीं बताते, तो आपको तो हम क्या ही बताएंगे। और अब आखिर में धमाका नंबर 4, प्राणियों के अंग में से यदि इन्होंने कोई पदार्थ को एक्सट्रैक्ट किया तो इनके अपेक्षा से वो, मतलब इनके दृष्टिकोण से वो
वेज ही गिना जाएगा क्योंकि प्राणी को डायरेक्टली उसके अंदर समाविष्ट नहीं किया है, लेकिन प्राणी के किसी ग्रंथि में से, मतलब किसी ग्लैंड में से या किसी अवयव जैसे कि लीवर में से उसको अगर एक्सट्रैक्ट किया गया हो, तो एक्सट्रैक्ट मतलब प्राप्त किया गया हो, तो ये वो लोग उनको उसको नेचुरल ही मानते हैं, वो लोग उसको वेज ही मानते हैं, चाहे उसके लिए प्राणी को कितना भी टॉर्चर किया जाए, चाहे उसके लिए कितनी भी क्रूरतापूर्वक हिंसा की जाए, चाहे कितनी भी निर्दयतापूर्वक कठोरताएं की जाए, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें जिससे हम अनभिज्ञ हैं और ये सारे झटकों से आपको अवगत कराना मेरा कर्तव्य था, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हमें सम्यक ज्ञान के प्रकाश में खोजने की आवश्यकता है कि क्या हम जीनाज्ञा को कुचल तो नहीं रहे। अब आज के विषय से विषय के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आज का विषय है शहद एक महापाप। अब ये शहद मतलब हनी, मतलब गुजराती में मध, जिसको हम बहुत कॉमनली पा सकते हैं बहुत सारे पदार्थों के अंदर। बहुत सारे जैन घरों में ये शहद डायरेक्टली लाया जाता है, और जहाँ जहाँ पर डायरेक्टली नहीं लाया जाता वहाँ पर इनडायरेक्टली, मतलब ऐसे ऐसे नहीं तो वैसे, मतलब बोलते हैं ना कि अगर बाई चांस आप सीधे सीधे नहीं खाते तो किसी न किसी पदार्थ के अंदर उसका मिश्रण आ जाएगा, या किसी न किसी पदार्थ के अंदर उसका घोल आ जाएगा, या फिर उसके कोई ना कोई अस्तित्व का प्रमाण आ जाएगा। तो पहले तो ये जान लेते हैं हम कि ये शहद आता किन पदार्थों में है। तो ये शहद पाया जाता है सारे ही गम्स में, मतलब आपके जितने ही च्युइंगम्स वगैरह है उन सब के अंदर। फिर नोगा, फिर कैरेमल। कैरेमल आज एक बहुत पॉपुलर पदार्थ हो गया है। कैरेमल के पॉपकॉर्न्स, कैरेमल के कस्टर्ड्स वगैरह हम लोग बहुत लाया करते हैं जैन घरों में भी। फिर जितनी भी कैंडीज़ हैं, जितने कैंडीज़ है, उसके बाद चॉकलेट्स, उसके बाद प्रिजर्वेटिव्स। अब ये प्रिजर्वेटिव्स तो एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन ये प्रिजर्वेटिव्स के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है कि प्रिजर्वेटिव्स जिन प्रोडक्ट्स में डाला जाता है वो प्रोडक्ट्स के लॉन्ग लाइफ का सूचक है, मतलब उसके कारण प्रोडक्ट अच्छे से ज़्यादा समय तक सुरक्षित रह पाएगा। जबकि वास्तव में तो विज्ञान खुद ही इस सत्य को नकारता है, मतलब ये सत्य है ही नहीं ऐसा बोल सकते हैं, ये एक भ्रामक मान्यता है। प्रिजर्वेटिव्स सिर्फ उसके अंदर पीएच लेवल को कंट्रोल करने के लिए डाले जाते हैं। पीएच लेवल मतलब प्रत्येक पदार्थ में एसिडिटी लेवल होता है। एसिडिटी लेवल मतलब अपनी भाषा में खट्टा, उस पदार्थ के भीतर के खट्टे का लेवल, उसको हम बोलेंगे एसिडिटी लेवल। अब क्या होगा कि जैसे ही उस पदार्थ के भीतर पानी का अंश रह जाएगा तो एक रात्रि पश्चात उसके भीतर असंख्य दो इंद्रिय जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी। अब ये दो इंद्रिय जीव सड़न गलन की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, जैसे हम पूर्व के वीडियो में जान चुके हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो ये क्या करेंगे, उस पदार्थ के कुछ मीठे अंशों को का भोजन करेंगे, उसका आहार करेंगे, और फिर खट्टे मीठे तरल एसिडिक पदार्थ को छोड़ेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस को छोड़ेंगे। अब इसके कारण क्या होगा कि उस प्रोडक्ट के अंदर के खटास का लेवल जो है, जो खट्टे का लेवल है, वो इतना ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है कि ये प्रिजर्वेटिव्स अगर डालेंगे ही नहीं तो हम दूसरे ही दिन से उस सॉस को, उस जैम को, उस अचार वगैरह को सीधा त्याग देंगे। अब एमएनसीज़ को चाहिए कि उनका धंधा हो, इसके लिए प्रिजर्वेटिव्स डाल के कुछ दिनों तक ये उस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन उसके बाद तो उनका भी वो प्रयास निरर्थक साबित हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मतलब वर्ण, गंध, रस या स्पर्श, चार में से कोई भी एक तो इस प्रोडक्ट का बदल ही जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा मात्रा में असंख्य दो इंद्रिय जीवों की उत्पत्ति हो चुकी होती है कि कहीं ना कहीं उसका खट्टेपन का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि फिर प्रिजर्वेटिव्स भी बेअसर हो जाते हैं। सो ये प्रिजर्वेटिव्स भी एक ऐसी भ्रामक वस्तु है जिससे हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है और बचने की आवश्यकता है। हमें आगे ज्ञान फैलाने की आवश्यकता है कि हम कहीं ऐसे सारे असत्यों के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। सो हमारी बात चल रही थी शहद कहाँ पर होता है, तो शहद प्रिजर्वेटिव्स में भी होता है। फिर शहद सारी दवाइयों में, देखिए आयुर्वेदिक दवाइयों में तो बहुलता से शहद पाया जाता है। सो हमारे यहाँ पर तो शहद एक महाविगई है। अब विगई है ना, विगई एक प्राकृत शब्द है। विगई मतलब दुर्गति, गई मतलब गति,
वी मतलब दुर्गति। सो दुर्गति, एंड यहाँ पर तो महाविगई बोला गया है, मतलब महादुर्गति का कारण। महाविगई मतलब महादुर्गति का कारण। और मध मतलब जो आपका शहद है, फिर मक्खन, मांस और मदिरा। अब ये चारों ही पदार्थ या तो हमने कभी ना कभी डायरेक्टली खाए हैं या तो फिर कभी ना कभी इनडायरेक्टली खाए हैं। जैसे मांस का प्रमाण, मतलब जैन भी आज मांसाहारी हो गए हैं। जो डायरेक्टली मांस खा रहे हैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हम, लेकिन मतलब वो तो टोटली जिन आज्ञा के विरुद्ध ही वर्तन कर रहे हैं। लेकिन हम जो इनडायरेक्टली सीधे सीधे ना खाकर जो ये सारे भ्रामक मान्यताओं में और बहुत सारे फैंसी पदार्थों को देखकर, जिनके ऊपर क्या है कि अच्छा एक लेबल, अच्छा एक डेकोरेशन किया जाता है, ऐसे गार्निश्ड प्रोडक्ट्स को देखकर हम भी जो खाने लगे हैं मांस मदिरा वगैरह सारे। जैसे अभी क्योंकि बात निकली ही है तो मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगा कि सारे होम्योपैथिक मेडिसिन्स का बेस मदिरा ही होता है। ये बात खास डॉक्टर ने कंफर्म की है। जब मैं खुद 14 नियम के क्लास कर रहा था तो वहाँ पे एक डॉक्टर भी पार्टिसिपेंट के तौर पे थे, और उन्होंने बोला था कि कोई भी होम्योपैथिक दवाई बिना किसी अल्कोहल के बेस के बन ही नहीं सकती। मतलब आप सोचो कि हम महाविगई भी कितने आसानी से बिना कुछ जाने बिना कुछ जांच पड़ताल किए हम कैसे आसानी से खा सकते हैं। तो फिर से लौट आते हैं हम शहद के ऊपर। अब दवाई के बाद ये शहद पाया जाता है जूसेस में। आपके बाहर के जितने जूस है, जितने फ्रूट जूसेस है या कोई भी प्रकार के जूस है, मतलब जूस का मतलब है कि आपके कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, मॉकटेल्स, कॉकटेल्स, ये सारी चीज़ें। फिर कोई भी सिरप है, अगर कोई किसी चीज़ का सिरप है तो उसके अंदर भी, क्योंकि मेन शहद का काम होता है मिठास फैलाना। और ये मिठास जो है ये अलग अलग पदार्थों में जो हम खाया करते हैं, हमें लगता है कि बहुत बार शक्कर है। वैसे तो शक्कर के भी काफ़ी सारे फॉर्म्स है, जैसे सुक्रोस, फ्रुक्टोस, ग्लूकोज, ये सारे शक्कर के ही अलग अलग प्रकार के नाम हैं। मतलब बहुत बार अपने को क्या लगता है कि शुगर तो लिखा ही नहीं है, इसका मतलब शुगर तो होगा ही नहीं, लेकिन वहाँ पर सुक्रोस लिखा होता है। अब हमें समझ में नहीं आता कि सुक्रोस माने भी शुगर होता है। सो ऐसे ये अब सब्स्टिट्यूट के तौर पर शहद प्रयोग किया जाने लगा है, शक्कर के सब्स्टिट्यूट के तौर पे। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये शहद और बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि ब्रेड, फिर केक, फिर दूध, इवन दूध में भी हनी मिल्क नाम का एक पदार्थ है, मतलब जो खास शहद का ही दूध है। च्यवनप्राश जैसे प्रोडक्ट्स के अंदर भी शहद की मात्रा होती है, और चाहे वो आंशिक परसेंटेज भी हो लेकिन वो होती है। इसका मतलब हमें तो कौन से प्रोडक्ट्स का त्याग करना है, ये भी हमें अवश्य से समझ लेना चाहिए। मतलब मैं आपको ये प्रोडक्ट्स का रेंज इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि हमारे घरों में ये जो घुस गया है बहुत नॉर्मल सा चीज़, वो किधर से कहाँ से हमें निकालना है वो भी हमें स्टार्ट करना पड़ेगा अपने जीवन में से निकालना। अच्छा, सारे जैम्स में भी शहद होता है, मार्मलेड में शहद होता है, और इससे काफ़ी प्रकार के बियर या वाइन्स, मतलब दारू वगैरह भी बनते हैं, जिसे हनी बियर भी कहा जाता है। तो हमें बेहद सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि शहद जहाँ जहाँ पर भी पाया जाता है वो बहुत ही बड़ा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। और मैंने इसको पार्ट 1, मतलब इसको मैं 2 भागों में विभाजित करने वाला हूँ इस वीडियो को, क्योंकि ये जो शहद है वो इतना बड़ा विषय है और इसमें इतने सजगता की आवश्यकता है आज के ज़माने में कि एक ही वीडियो मैं कवर करूँगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। इसके लिए आज हम पहले तो इस शहद के विषय में ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि ये शहद बनता कैसे है, क्योंकि ये शहद बनने का प्रोसेस ही, जो इसका प्रक्रिया है वही इतना डेंजर है कि आप इसका प्रक्रिया सिर्फ सुन के ही इसको खाना बंद कर देंगे। और इसके आगे और कौन से महापाप लगते हैं ये हम अपने अगले वीडियो में, मतलब अगले शुक्रवार को देखेंगे। तो अब कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि अब ये जो वीडियो का विमान है वो एक ऐसे स्तर पे जाने वाला है जहाँ से हम सब, है ना, सीधे आकाश से ज़मीन पे आके गिरेंगे। ऐसा ही प्रकार का डेंजर जोन में मैं आपको लेके जा रहा हूँ। तो दिल थाम के बैठिए,
दिन में तारे और रात का ब्रह्मांड देखने के लिए रेडी हो जाइए। अब शहद हमें ज्ञात है कि मधुमक्खियाँ बनाती हैं। तो मधुमक्खियाँ कैसे बनाती है? मधुमक्खियाँ दो ज़रियों से, मतलब दो रॉ मटेरियल्स है जहाँ से शहद बनता है। तो पहला रॉ मटेरियल तो है पुष्पों में से पराग चूस कर। ये तो सबको पता ही है, जिसे इंग्लिश में नेक्टर कहा जाता है। तो कि ये लोग जो चूसते हैं पुष्पों पर बैठकर, विभिन्न पुष्पों पर बैठकर। अच्छा, दूसरा, ये पराग क्यों चूसा जाता है? क्योंकि ये मीठा होता है और मधुमक्खियों को मीठा काफ़ी पसंद है। अब दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो कहाँ से मिलता है इनको? तो वृक्ष पे जीने वाले कुंता नाम के जीव होते हैं, KUNTA, कुंता नाम के जीव। ये बेसिकली तेंदीय जीव है और ये कुछ मकड़ी के जैसे वगैरह, मतलब इतने साइज़ के आप पकड़ सकते हैं। अब ये वृक्ष पे रहते हैं और इन्हें भी मीठा बड़ा पसंद होता है। तो वृक्ष में से आपने देखा होगा कि कुछ चिपचिपा सा जेल जैसा पदार्थ या चिक जैसा पदार्थ जो निकलता है। कुछ वृक्षों में से दूध जैसा पदार्थ भी निकलता है। तो ये इन जीवों का आहार है, मतलब कुछ जो गम जैसे पदार्थ वगैरह जो निकलते हैं वृक्ष में से। अब ऐसे कुछ मीठे मीठे प्रवाही पदार्थ कुछ वृक्षों में से निकलते हैं और ये कुंता बड़े ही चाव से इनका आहार करते हैं। अब हुआ ये कि ये कुंता तो है साइज़ में बड़े छोटे, लेकिन ये भी हमारे जैसे ही रसनेंद्रिय की रसलोलुपता से मजबूर है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ही मीठा खा लेते हैं और उस ही पेड़ पर ये निहार कर देते हैं। अब ये मीठा इन्होंने क्योंकि खाया है, इसके लिए इनका निहार जो है ना, निहार मतलब जो इन्होंने विष्ठा की है, इन्होंने जो मलमूत्र वगैरह त्यागा है, वो भी इनका मीठा होता है। अब इस सुगंध से आकृष्ट होकर भी मधुमक्खियाँ वहाँ पर पहुँच जाती है और उनके इस निहार को खाती है। अभी आप सिर्फ सोच के देखिए, किसी के देह में से निकला हुआ वेस्ट प्रोडक्ट कोई दूसरा जीव खा रहा है और अब इसका क्या होने वाला है? एक तो मधुमक्खियों ने पुष्पों में से पराग को चूसा और दूसरा इन कुंताओं के, अच्छा सिर्फ कुंता नहीं, कुंता के साथ साथ कैटरपिलर, बटरफ्लाई, ये सारे लोग भी क्या करते हैं कि वृक्षों के ऊपर रहकर इस मीठे गाढ़े प्रवाही को खाते हैं और फिर उसी वृक्ष पर निहार करते हैं। उस वृक्ष पर आके ये मधुमक्खियाँ उस निहार को चाटती हैं। अब क्या हुआ है कि मधुमक्खी के पास दो चीज़ें हैं, एक तो पुष्प की पराग और एक ये निहार। अब ये जो दोनों ही प्रोडक्ट्स है, ये दोनों ही प्रोडक्ट्स को मधुमक्खियाँ नीचे अपने उदर में जो पचाने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि ये इनका आहार है मधुमक्खियों का। अब जैसे ही ये पचाने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन ये डायरेक्टली पचा नहीं देंगे, जैसे हम जैसे खाते हैं और पचाते हैं वैसा नहीं पचाएंगे। जैसे आपने अगर कभी सुना हो तो गौ माता भी र्यूमिनेट करती है, मतलब बेसिकली पहले चबाएगी नहीं, पूरा का पूरा खा जाएगी और बाद में क्या होता है, आराम से चबाएगी। वैसे ही सेम ये लोग क्या करते हैं, जो आहार किया है वो सीधा कंठ से नीचे डाल के सीधा उदर में ये 20 से 30 मिनट तक ये लोग रखते हैं। अब ये 20 से 30 मिनट में रीगर्जिटेशन प्रोसेस होता है। तो ये रीगर्जिटेशन प्रोसेस मतलब क्या, कि इनके उदर में जो कुछ केमिकल्स है, वो केमिकल्स और ये इन्होंने जो खाया है पुष्पों का पराग और ये विष्ठा, ये दोनों ही ये सब का केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब रिएक्शन वगैरह होता है, मिश्रण वगैरह होता है और वहाँ से एक स्वीट सा पदार्थ तैयार होता है, स्वीट सा डार्क सा पदार्थ होता है तैयार। और जो मैंने आपको विष्ठा बोला ना, जो कुंता की विष्ठा है, उसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने नाम रखा है हनी ड्यू। अभी आज के ज़माने में आप देखो, हनी टस कॉफ सिरप मिलता है, बहुत जगहों पे हनी ड्यू लिखा होता है। अब हनी ड्यू अगर कहीं पे इंग्रेडिएंट के तौर पे लिखा है, इसका मतलब वो कुंता का विष्ठा हुआ। मतलब आप सोचो कि हम खा भी क्या रहे हैं और हम मतलब जिनेश्वर के सेवक होके क्या हमें ये शोभा देता भी है। ये तो एक्चुअली हिंदुओं को भी मांसाहारी जैसा करने प्रकार का हो गया। ये तो मांसाहार भी नहीं, ये तो एक्चुअली उससे भी क्षुद्र हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो हम किसी जीव की विष्ठा खा रहे हैं बेसिकली। अब ये जो एक मधुमक्खी ने अपने उदर में 20 से 30 मिनट तक रखा और वो जो पूरा केमिकल सॉल्यूशन था वो ऑलरेडी मीठा था, लेकिन अब उसके उदर में रह के वो और मीठा हो गया। और अब
ये होने के कारण इसका एक मधुमक्खी का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे ख़त्म होता है। अब वो एक मधुमक्खी क्या करेगी, इसी तरल जो पदार्थ जो उसने बनाया है अपने उदर में उसको ऊपर लेके आएगी और उसकी उल्टी मतलब उसका वमन दूसरी मधुमक्खी के मुख में करेगी। आप सोचो, सिर्फ सुनकर भी अपने तो होश उड़ जाए कि हम क्या खा रहे हैं। इसको इंग्लिश में बी सलाइवा या बी वॉमिट कहा जाता है। मतलब एक मधुमक्खी की जूठन दूसरे मधुमक्खी के मुख में। मतलब आप सोचो, एक मधुमक्खी ने जो आहार किया था उसको अंदर जो उसने केमिकल्स में मिक्स करके सारा जो एक मीठा सा मिश्रण बनाया है उसी को ऊपर लिया, उसके थूक के साथ वो तो मिश्रित होगा ही, और साथ में अब उसने दूसरी मधुमक्खी के मुख में उसको डाला है उल्टी करके। और अब ये मधुमक्खी भी, दूसरी मधुमक्खी भी 20 से 30 मिनट तक इस जो ये उसके मुख में आया है उसको नीचे रखेगी, और वो उससे जो है ना ऑलरेडी जो स्वीट है उससे ज़्यादा और स्वीट होते जाएगा ये पदार्थ, और कलर इसका और डार्क ब्राउन होते जाएगा। ऐसा एक मधुमक्खी के छत्ते में ऑलमोस्ट 40,000 से भी ज़्यादा मधुमक्खियाँ होती है, और एक से दूसरे से तीसरे ऐसे 40,000 मक्खियों के मुख में और उनके उदर में रह के फाइनली जो प्रोडक्ट निकलता है डार्क ब्राउन स्ट्रॉन्ग ऐसा कलर का और अत्यंत मीठा, उसको ही हम शहद बोलते हैं। तो अभी आप सोच के देख सकते हैं कि हमने कितना तुच्छ पदार्थ, कितना असार पदार्थ, किसी के विष्टा निहार में से बना हुआ पदार्थ, किसी के देह में रहा हुआ पदार्थ, किसी के मुख का आहार, और उसमें भी किसी के थूक के साथ मिश्रित पदार्थ हमने बड़े ही चाव से रसप्रद होकर हमने खाया है। तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे कंक्लूड करूँगा, और अगले शुक्रवार को इससे आगे इस प्रक्रिया में क्या होता है और कैसे कैसे हम महापाप कर रहे हैं, इसके पार्ट 2 की अवश्य से प्रतीक्षा कीजिएगा। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा साधर्मिकों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उतना आप उनका अज्ञान दूर कीजिएगा। शासन प्रभावना के इस कार्य में अवश्य से जुड़िएगा, और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य से कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले शुक्रवार को शहद एक महापाप के पार्ट 2 के साथ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्रणाम, जय जिनेंद्र।